यूएफओ मूवीज हम सब जानते हैं कंपनी के बारे में। भारत का सबसे बड़ा इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है यूएफओ। 200 करोड़ दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता है इनके पास। लगभग 1200 शहरों में 3500 से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग स्क्रीन्स हैं और साथ ही काफ़ी सारे अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी हैं। इसके सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ सिनेमा डिजिटाइजेशन शुरू करने वाली भारत की ये पहली कंपनी भी है। कपिल अग्रवाल साहब कंपनी के जॉइंट एमडी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 30 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है। कुछ बढ़िया एमएनसीज में उन्होंने काम करा है। भारतीय कंपनीज की बात करें तो अपोलो टायर्स के साथ भी जुड़े हुए थे। ब्रिटिश गैस में उन्होंने काम करा है और फिटनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। हाफ मैराथन से दौड़ने का उन्हें काफ़ी शौक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर एक बार ज़रा अपना कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाएं, क्योंकि जब भी कोई बड़ी पिक्चर रिलीज होती है हम देखते हैं कि काफ़ी एक्साइटमेंट उसका रहता है, तो यूएफओ मूवीज़ भी फोकस में आता है, बट कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों यूएफओ मूवीज़ पर भी करना चाहिए फोकस। तो ज़रा अपने बिजनेस मॉडल एक बार समझाएं सर। थैंक यू दीपांशु फॉर हैविंग मी। अब बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। देखिए, जब एक 2005 से पहले थिएटर लगातार बंद हो रहे थे, उसकी वजह ये थी कि रील बनती थी और रील कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। तो जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता था और वो रीलें बहुत कम बनाता था, तो बहुत थोड़े सिनेमाओं को फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिला जाता था, जिसकी मैक्सिमम डिमांड रहती है। तो हमने उस वक्त डिजिटाइजेशन का सोचा और हम दुनिया की पहली कंपनी बने जो सैटेलाइट से कंटेंट डिलीवर करने लगे। तो जब डिजिटल हो गया और हमने सारे सिनेमाओं में डिजिटल इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिया और सैटेलाइट से वहां डिलीवर करने लगे, तो अगर एक मूवी, कोई बहुत बड़ी मूवी अगर 500 थिएटर में जाती थी, अब वो 3000 4000 थिएटरों में एक साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने लगी। तो वो बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल था। हमने सारा भार अपने ऊपर लिया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट। और इक्विपमेंट देके हम बहुत एक छोटा सा रेंट लेते हैं थिएटर ओनर से। प्रोड्यूसर जो पहले 60-70 हजार रुपए की एक रील बनती थी, उसकी जगह हमने उनसे पर शो रेट लेना शुरू कर दिया। बहुत छोटा सा 300-400 रुपए पर शो लेते हैं, और वो भी खाली पहले 2 हफ्ते में लेते हैं। तो उससे क्या हुआ कि अगर उनको पर शो देना पड़ा, अपफ्रंट कॉस्ट उनकी खत्म हो गई, तो प्रोड्यूसरों ने अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा थिएटर में भेजना शुरू कर दिया। थिएटर में क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट पे डिजिटल सिनेमा इक्विपमेंट लगाए, एक बड़े छोटे से रेंटल पे उनको फर्स्ट डे फिल्म मिलनी चालू हो गई। और तीसरा हमने ये किया कि जो सिंगल स्क्रीन थे, छोटी चेन्स थी, वो अपना एडवर्टाइजमेंट नेशनल एडवर्टाइजर्स को नहीं बेच पाते। तो हमने करीब 3500 सिनेमा ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनका एडवर्टाइजमेंट हमने कंसोलिडेट करके अब हम उनकी बल्क डील पूरे इंडिया में ऑल इंडिया बेसिस पे करते हैं। तो ये 3 काम हमने किए। इसका फायदा ये हुआ कि प्रोड्यूसरों की फिल्में जो ब्लॉकबस्टर का 20-25-30 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अब वो 100 200 300 400 करोड़ की आजकल बात करते हैं। आप ट्रिपल आर का आपने देखा ही है कि क्या हाल है। जो एग्जीबिटर है जिसको रील मिलती थी 3 4 5 हफ्ते के बाद, अब उसको पहले हफ्ते मिल जाती है। तो मैक्सिमम ऑडियंस आने लगी, उसका एफएनबी बिकने लगा, मैक्सिमम टिकट सेल होने लगी और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू उसके ऑल इंडिया बेस पे आने लगा, जिससे उसकी जो डिजिटाइजेशन की कॉस्ट है वो खत्म हो गई। और हर हर प्रोड्यूसर की, एग्जीबिटर की, सबकी आमदनी में इजाफा हुआ। तो ये हमारा बड़ा एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। हमने नो ब्रेनर बिजनेस मॉडल बनाया कि तुम्हें सबका फायदा हो और पायरेसी खत्म हो जाए, कम से कम हो जाए। सर और इसी सिंप्लीफिकेशन की वजह से जैसे आपने कहा, हम देख भी रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, ऑडियंस एंगेजमेंट काफ़ी बड़ा है और उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर्स को भी हो रहा है, फिल्मों को भी हो रहा है, ऑफ कोर्स आपको भी हो रहा है। आरआरआर की बात करी सर, और मुझे मुझे उसी पर सवाल पूछना था। तो अब जैसे आरआर जैसी मेगा हिट आती है, तो फिर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इस समय? जो एग्जिबिटर्स हैं, लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट होती है, उस पर क्या होता है फिर? देखिए, लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट तो फिक्स कॉस्ट है, तो वो तो हम मंथली बेस पे लेते हैं। तो उनका छोटी पिक्चर आए, बड़ी पिक्चर आए, वो कितना पैसा कमाए, हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा बेनिफिट उनको जाता है। और साथ में डिजिटल होने की वजह से अगर कोई छोटी पिक्चर आती है, तो वो एक सिंगल स्क्रीन भी मल्टीप्लेक्स की तरह एक साथ एक दिन में 2-3 पिक्चरें चला सकता है। अलग अलग शो, अलग अलग मूवीज के, लोकल मूवीज के, रीजनल मूवीज के, ब्लॉकबस्टर मूवीज के, लास्ट वीक मूवीज के, वो प्रोग्राम कर सकता है। तो हर सिंगल स्क्रीन अब डिजिटल की वजह से एक मल्टीप्लेक्स बन गया है, और जो मल्टीपल पिक्चरें चलाते हैं। जब बड़ी पिक्चर आती है, बहुत बड़ी, जैसे आज आज आप देखिए, अभी ट्रिपल आर आई और साथ में कश्मीर फाइल भी चल रही है। तो आज थिएटर मैक्सिमम एडवांटेज ले रहे हैं कि वो ट्रिपल आर भी चला रहे हैं और कश्मीर फाइल भी चला रहे हैं। तो दोनों फिल्में अब उनके थिएटर में चल रही हैं, जो पहले संभव नहीं था, क्योंकि जो रील मिल गई बस वही चलानी पड़ेगी, वो पिक्चर चली या फ्लॉप हो गई।
अब वो बेस्ट पिक्चरें पिकअप करके मैक्सिमाइज करते हैं अपना रेवेन्यू। तो ये उसका फायदा है। हमें ये मिलता है फायदा कि हम क्योंकि पर शो बेस पे लेते हैं, तो और हम केवल पहले 2 हफ्ते में लेते हैं पर शो रेवेन्यू प्रोड्यूसर से। तो जितने ज्यादा फर्स्ट और सेकंड वीक के शो चलते हैं उस पर हमें रेवेन्यू मिलता है। जब थर्ड वीक में चली जाती है तो हमें रेवेन्यू कम मिलता है, परंतु जो नई पिक्चरें आती हैं वो पुरानी पिक्चरों को पुश आउट कर ही देती हैं। तो सभी का फायदा है इसके अंदर। चलिए सर, तो बढ़िया है। क्योंकि अब अच्छा वक्त लौट गया सर, कल से तो सारी रेस्ट्रिक्शंस भी हट रही हैं। आगे जाकर क्या आउटलुक है सर, और प्राइसिंग को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर क्या व्यू है? मार्जिन्स आपके कैसे रहेंगे? देखिए मार्जिन हम पिछले अगर आप देखें तो हमने आईपीओ 2015 में किया, तो 2015 से 2019 तक 20 थोड़ा खराब ईयर था क्योंकि पेंडेमिक चालू हो गया था और थोड़ा सा रेवेन्यू में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू थोड़ा कॉम्प्रोमाइज था। बट अगर आप देखें तो हम 25 से 27% एबिटा मार्जिन पे कॉन्स्टेंटली ऑपरेट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मार्जिन, अब जैसे पिक्चरें आ रही हैं, लाइन लगी हुई है पिक्चरों की, हर हफ्ते पिक्चरें आ रही हैं और एडवर्टाइजर भी वापस आ रहे हैं, तो आई थिंक अब वो जो रेवेन्यू है पुराना 25% प्लस एबिटा मार्जिन इवेंचुअली अगले 2 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में स्टेब्लिश हो जाना चाहिए, अगर कोई और बड़ी वेव पेंडेमिक की नहीं आई तो। जैसा आपने कहा कि सारी रिस्ट्रिक्शंस अब कल से खत्म हो रही हैं। बिल्कुल। प्रॉफिट में आने में कितना टाइम लगेगा सर? पिछले कुछ क्वार्टर से 28 से 30 करोड़ के का घाटा रहा, पिछले क्वार्टर में ऑफकोर्स थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। कब आएंगे प्रॉफिट में सर? सर हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो है ही प्रॉफिट का बिजनेस मॉडल, वो लॉस का बिजनेस मॉडल है ही नहीं। क्यों? तो आज आप अगर देखें तो पिछले जो 7 क्वार्टर या 8 क्वार्टर रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। पूरे दुनिया बंद हो गई थी उसके अंदर, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। सिनेमा हॉल बंद थे, पिक्चरें रिलीज नहीं हो रही थी, तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर अगर आप कंपनी की बैकग्राउंड देखें तो 15 में जब हमने आईपीओ किया था, 15 से 20 तक 5 सालों में हमने 800 करोड़ रुपए प्री टैक्स कैश प्रॉफिट कमाया। 800 करोड़ रुपए, 755%, 755% हमने 255 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया। तो अवर बिजनेस मॉडल इज ए बिजनेस मॉडल ऑफ प्रॉफिट, इसमें कोई लॉस का गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक बार लग गया तो, जैसे मैं बड़ा बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूं, बांद्रा वर्ली सीलिंग। बांद्रा वर्ली सीलिंग में जब एक बार सीलिंग लग गया, कैपिटल कॉस्ट लग गई, अब जितनी गाड़ियां उससे पास होंगी उतना टोल कलेक्ट होगा। इसी तरीके से हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, उसके अंदर अब जितनी फिल्में पास होंगी उतना ही हमें मुनाफा होगा। तो इससे जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि भाई कितना, 1 क्वार्टर लगे, 2 क्वार्टर लगे, अब ऑलरेडी हम कैश न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं ऑन ए मंथली बेसिस, ऑन ए वीकली बेसिस। और एवरी वीक वी आर सीइंग इंप्रूवमेंट इन लास्ट 4 वीक्स। सो कोई वजह नहीं है कि प्रॉफिट में ना आए अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर। अवर बिजनेस मॉडल इज एब्सोल्युटली मॉडल ऑफ ओनली प्रॉफिट, इट्स नॉट ए मॉडल ऑफ लॉस। बिल्कुल। तो जब तक दोबारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती तब तक कोई परेशानी नहीं है, और जिस तरह से अभी मूवीज़ रिलीज़ हो रहे हैं, आने वाले समय में होंगी, तो अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। पर एक बात है सर, क्योंकि इसी बात की, अब देखिए रेस्ट्रिक्शन तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी 2 साल के लिए जो ये मूड माहौल बना हुआ, और क्योंकि आपकी इसी एरिया में हैवी डिपेंडेंस है, कुछ और डाइवर्सिफाई या कुछ नई रेवेन्यू स्ट्रीम की कोशिश कर रहे हैं सर? जैसे अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी या इस डायरेक्शन में आप कुछ सोच रहे हैं सर? हाँ जी, हमने पेंडेमिक पीरियड में, ये बिल्कुल जो आपने सही कहा कि हमारी इतनी हैवी डिपेंडेंस ओनली ऑन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर थी कि फिल्में चलेंगी तो हमारा बिजनेस चलेगा। और तभी सोचा भी नहीं था सपने में कि ऐसा हो सकता है कि फिल्में ही नहीं चलेंगी, थिएटर बंद हो जाएंगे 1-1.5 साल के लिए। तो ये कभी कंसीव ही नहीं किया था। 100 साल, 50 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब हमें नेचुरली वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो उसके अंदर हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ रिलेटेड बिजनेस के अंदर है, जो कि सिनेमा हॉल को ही बढ़ावा देना, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनेमा, नए सिनेमा लगे, उसका एक इकोसिस्टम हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ताकि नए नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हों, ज्यादा से ज्यादा सिनेमा हॉल लगे। क्योंकि इंडिया में सिनेमास की जो बहुत कमी है, हम खाली 7 स्क्रीन पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन है, जो चाइना में 50 है और अमेरिका में 125 है। तो एक तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, पर वो अगेन सिनेमा का बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन में घुसे हैं, वो भी सिनेमा से रिलेटेड है। उसके अलावा हमने 2-3 डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं।
वो डिजिटल इनिशिएटिव्स हमारे जो हमने पेंडेमिक में शुरू किए, एक है जिंगलिन, एक है प्लेक्सिगो, तो वो हम वी आर ट्राइंग टू बिकम आल्सो द पार्ट ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम where dependence is not only on the cinema halls, but these are long term value creation businesses. I do not expect कि अगले 2 क्वार्टर में उनसे कोई प्रॉफिट आएगा, पर लॉन्ग टर्म के अंदर आई थिंक दिस विल स्टेबलाइज द कंपनी एंड ब्रिंग सब्सटेंशियल वैल्यू क्रिएशन इन द कंपनी। आशा है कि ऐसा ही हो और बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, पेशेंटली हमारे सारे सवाल बताने के लिए और ऑफ कोर्स आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक सर आगे के परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू दीपांशु। शुक्रिया सर।